गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के उपागमों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल क्या है। और आज हम देखेंगे मानव भूगोल के उपागम कौन से हैं जिनके द्वारा मानव भूगोल के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर रहने वाले लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन उसके पर्यावरण से संबंधों के संदर्भ में करते हैं। इसमें मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव समाज है, जिसके कारण मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी आवश्यक है, जिसके बिना मानव समाज की संरचना को पहचानना असंभव है। इस तरह मानवीय तत्वों के विविध रूपों में अध्ययन करने के लिए मानव भूगोलवेताओं ने विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया है, जो निम्नलिखित है। तो मानव भूगोल जो है वो मुख्य रूप से जो पृथ्वी तल पर मानव या लोगों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है, उस स्थान विशेष में उनका अपने जो पर्यावरण से किस प्रकार संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। और इसका जो प्रमुख केंद्र जो है वो है मानव समाज और मानव, जैसे मानवीय व्यवहार का जो अध्ययन है वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना मानव के व्यवहार के अध्ययन किए बिना मानव समाज की संरचना को पढ़ा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। और इसलिए विभिन्न जो मानवीय भूगोलवेता थे, उन्होंने जब इन तत्वों का या तथ्यों का अध्ययन किया तो वो उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अध्ययन किया है, और यही तरीके जो है वो जो है मानव भूगोल के उपागम कहलाए। तो उन्होंने किस किस प्रकार से अध्ययन किया, मानवीय भूगोलिक जो तथ्य हैं उनको हम उपागमों के द्वारा किस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया, वो हम आज देखेंगे। उन्होंने जो उपागम है वो है 5 प्रकार के उपागम हैं। पहला है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा स्थानिक विश्लेषण उपागम, तीसरा पारिस्थितिकी उपागम, चौथा है आचारपरक उपागम, और लास्ट जो 5th है वो है आपका कल्याणपरक उपागम। अब हम इन उपागमों को डिटेल से देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक उपागम के बारे में। मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव तथा पर्यावरण के संबंध बदलते रहे हैं, जिसमें स्वयं मानव का विकास भी बदलते स्वरूप में हुआ है तथा पर्यावरणीय घटक भी बदलते रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के उपरांत पारंपरिक मानव धीरे धीरे तकनीकी मानव बन गया। मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम में मानव वातावरण के समय के साथ बदलते स्वरूप की व्याख्या करने पर बल देते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो उपागम जो है वो ऐतिहासिक उपागम है, यानी इतिहास से संबंधित है, ऐतिहासिक घटनाओं से जो है वर्तमान को जोड़ता है। तो मानव जब उत्पन्न हुआ और आज जो उसकी स्थिति है, जब वह मतलब प्रारंभिक समय में था, आदि मानव के रूप में था, उस समय मानव का अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार संबंध था, और आज मनुष्य का अपने पर्यावरण के पास साथ में किस प्रकार जो है वो संबंध है, कि उनमें निरंतर चेंज हो रहा है। चेंज होने की वजह क्या है कि मनुष्य ने तकनीकी विकास कर लिया है, और उस तकनीकी के द्वारा वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। तो जो संबंध थे, जो प्राचीन समय से लेकर हम मध्यकाल तक देखते हैं या आधुनिक युग में हम देखते हैं, वर्तमान में हम ये देखते हैं कि जो मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध थे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। पहले जहाँ मानव पारंपरिक था या आदि मानव था, आज वो क्या बन गया है, तकनीकी मानव बन गया है। तो इस उपागम में मानव का वातावरण के साथ किस प्रकार जो समायोजन जो है वो समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, उसकी व्याख्या की जाती है। अगला जो उपागम है वो है स्थानिक विश्लेषण उपागम। इस उपागम में भूतल पर मानव पर्यावरण के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण मानवीय जीवन शैली में स्थानिक विभिन्नता मिलती है। इसे क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। तो इस उपागम में भूतल पर मानव पर्यावरण के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिसके कारण मानवीय जीवन शैली में स्थानिक भिन्नता है। तो हम देखते हैं कि मानव का जो वितरण है वो अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार से वितरित है, लेकिन जब उनका अध्ययन किया जाता है तब हम देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मानव जीवन की जो कार्यशैली है उसमें अंतर
पाया जाता है वो एक जैसी नहीं है, उनमें स्थानिक विभिन्नता पाई जाए। स्थानीय विभिन्नता मतलब ये हुआ कि एक स्थान से जैसे ही हम दूसरे स्थान पे जाते हैं वैसे ही उनके व्यवहार में, उनके क्रियाकलापों में, गतिविधियों में या पर्यावरण जो है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। अब क्योंकि ये स्थान विशेष की बात कर रहे हैं कि एक क्षेत्र विशेष में इस प्रकार से जो है भिन्नता पाई जाती है, क्षेत्रों के अनुसार ये भिन्नता मिलती है, इसीलिए इस उपागम का जो दूसरा नाम वो है जो है वो क्या है, क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। इस उपागम द्वारा एक सांस्कृतिक तत्व है, जैसे जनसंख्या हो सकती है या कोई घर हो सकता है, कोई गांव हो सकता है या नगरी, ये सारे सारे कैसे तत्व हैं, सांस्कृतिक, क्योंकि मनुष्य द्वारा निर्मित है। या तत्व समूह है, हो सकता है जैसे कृषि है, व्यापार की हम बात करें या यातायात की हम बात करें, तो इनके स्थानिक या क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या को महत्व दिया जाता है। जैसे जनसंख्या है तो जनसंख्या का हम स्थानीय वितरण जो है अध्ययन किया जाता है कि भारत में ही है, प्रदेशवार जनसंख्या का विश्लेषण होता है, इस राज्य में इतनी जनसंख्या, इस राज्य में इतनी जनसंख्या है। तो स्थानिक विश्लेषण उपागम में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक दोनों ही विधियों से तथ्यों के वितरण को विश्लेषित करते हैं। यद्यपि क्षेत्रीय भिन्नता पृथ्वी तल की सामान्य विशेषता है, लेकिन यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे मिलते हैं जिनके जो लक्षण है वो कैसे होते हैं, मिलते जुलते हैं और इन्हें प्रदेश कहा जाता है। लेकिन इनके दूसरे प्रदेशों से भिन्नता का विश्लेषण इस उपागम का मूल विषय है। तो जो अध्ययन जो किया जाता है उसमें क्रमबद्ध और प्रादेशिक जो विधियां हैं या हम कहें अप्रोचेज हैं, उनसे जब तथ्यों का वितरण जो विश्लेषित किया जाता है वह स्थानिक विश्लेषण में किया जाता है। अब जैसे क्षेत्रीय भिन्नता जो है वो पृथ्वी तल की एक सामान्य विशेषता है कि हम देखें धरातल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भिन्न पाए जाएंगे। मिट्टी की हम बात करें तो मिट्टी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, मिट्टी के रंग में, उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो ये एक प्रकार की सामान्य जो विशेषता है कि पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सभी तत्व मिलके एक समान भूदृश्य का, या ऐसे कहा जाए जहाँ पे लगभग लक्षण मिलते जुलते हैं, एक भूदृश्य का निर्माण कर देते हैं। उस भूदृश्य को प्रदेश कहा जाता है। अब एक प्रदेश, इस प्रकार से कई प्रदेशों का निर्माण हो गया। अब एक प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश से किस प्रकार से भिन्न है उसका विश्लेषण करना ही इस उपागम का या कहें स्थानीय विश्लेषण उपागम का मुख्य विषय है। हैटनर ने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान मानकर लिखा है कि भूगोल भूतल पर प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। हैटनर महोदय जर्मन भूगोलवेता थे। इन्होंने ये बताया कि भूगोल वास्तव में वह विज्ञान है जो कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो भिन्नता पाई जाती है उनका अध्ययन करता है। विडाल डी ला ब्लास जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, उन्होंने बताया कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नता पाई जाती है। तो ब्लास ने ये बताया कि भूगोल जो है वास्तव में स्थानों का विज्ञान है, स्थानों का अध्ययन करता है। जैसे हिस्ट्री जो है वो समय का अध्ययन है, वैसे भूगोल स्थान का अध्ययन है। और हम चूँकि स्थान जो है उसमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाएगी, तो इसलिए स्थानीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना या विश्लेषण करने वाला उपागम क्या कहलाया, स्थानिक विश्लेषण उपागम। अगला जो उपागम है वो है पारिस्थितिक उपागम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि पर्यावरण से या पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड है ये। इस उपागम में मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन करके उनकी प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। इस उपागम हम देखते हैं कि विभिन्न मानवीय जो कार्यकलाप हैं उनका अध्ययन करते हैं और फिर ये देखा जाता है कि उसके जो कार्यकलाप हैं वो प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार अंतर संबंधित है, उसको किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह के मानव एवं पर्यावरण संबंधों को बैरोज महोदय जो एक विद्वान थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने कहा है मानव पारिस्थितिक। कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि किस भूगोलवेता को मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा जो है वो दी है, किस भूगोलवेता ने, तो आप उसका आंसर करोगे बैरोज। पारिस्थितिकी उपागम में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों का प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन कर अस्तित्व में रहता है, साथ ही वह अपने तकनीकी विकास द्वारा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं का सामना करने में सफल रहता है। इस प्रकार के पारिस्थितिकी परिवर्तनों का अध्ययन उस उपागम में शामिल करते हैं।
तो मानव जो है वो अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है, लेकिन कई जगह वो उस वातावरण के अनुसार समायोजित हो जाता है। जैसे ग्रीनलैंड में एस्किमोज है, तो वो उस पर्यावरण के प्रति क्या है, समायोजित है, या कहे कि अनुकूलित है। और कई जगह जहाँ पे वो तकनीकी दृष्टि से अधिक विकसित, उसने प्राकृतिक जो वातावरण है या पर्यावरण है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की है। जैसे जहाँ पे डेजर्ट है और डेजर्ट में कहीं पे नहर जो लाई गई है उससे वहाँ पे कृषि कार्य किया जा रहा है, यानी उसने अपने तकनीक के द्वारा वहाँ पे रूपांतरण की कोशिश की है। तो अनुकूलन, रूपांतरण, इन दो प्रक्रियाओं से वो क्या कर रहा है, इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से वो वातावरण के साथ समायोजित होता है और इसकी वजह से पारिस्थितिकी में परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन पारिस्थितिक उपागम में करते हैं। इस उपागम में मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना गया है। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाला मानव समूह है वहाँ की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है। ये कारक प्रत्यक्ष एवं सम्मिलित रूप से मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। मानव भूगोल में मानव वातावरण संबंधों की ऐसी ही विचारधाराएं निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद को भी इसी उपागम में शामिल किया जाता है। अगला उपागम है आचार परक उपागम। इस उपागम में मानवीय व्यवहार को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी मनुष्य के आचार व्यवहार को। मनुष्य का व्यक्तिगत व्यवहार अपने पर्यावरण के प्रति कैसा है तथा पर्यावरण के प्रति मानवीय अवबोध कैसा है। इस तरह के अध्ययन में मानव की व्यक्तिगत सोच, उसका अवबोध, अधिग्रहण, चिंतन आदि के बारे में मानसिक क्षमता व कार्यकुशलता तथा पूर्व ज्ञान का महत्व होता है, जिसके आधार पर मानव अपने पर्यावरण के प्रति सोच विकसित करता है। तो आचार परक जो उपागम है उसकी विशेषता ये है कि इसमें मानव की जो व्यवहार है उसको जो है वो केंद्रित किया गया। केंद्रण जो है वो मानव की व्यवहार पे है। मनुष्य का व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो पर्यावरण के प्रति क्या सोच रहा है, या पर्यावरण के संदर्भ में उसकी सोच क्या है, पर्यावरण से उसका संदर्भ क्या है, पर्यावरण के प्रति उसका अवबोध क्या है, वो क्या समझता है पर्यावरण के बारे में। इस तरह के अध्ययन की बात जो है वो आचार परक उपागम में की जाती है कि मनुष्य व्यक्तिगत सोच है या उसका अवबोध है, अधिग्रहण है कि वो पर्यावरण के प्रति उसकी समझ किस प्रकार विकसित हुई है, या उसका चिंतन किस प्रकार का है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, या उसका पूर्व ज्ञान कि पहले से उसको उसके बारे में क्या नॉलेज है। उसके आधार पर वो पर्यावरण के प्रति कोई भी जो कार्य करेगा तो वो अपना डिसीजन लेगा। इस तरह से ऐसे अध्ययन में मनुष्य के निर्णय को उसका पर्यावरण के प्रति उसका व्यक्तिगत व्यवहार प्रभावित करता है। यानी मनुष्य पर्यावरण के प्रति जो व्यवहार कर रहा है तो उसका जो निर्णय है उसके संदर्भ में वो वास्तव में उसके किससे प्रभावित हो रहा है, व्यक्तिगत व्यवहार से प्रभावित होता है। भूगोल में सोच के लिए ये शब्द जो है विलियम किर्क ने प्रदान किया था। भूगोल में आचार परक उपागम जो है उसका प्रतिपादन किसने किया है, जो विलियम किर्क महोदय ने किया है। हम इसे उदाहरण के रूप में यदि समझें कि एक वन क्षेत्र का मानवीय उपयोग किस रूप में हो, यानी मनुष्य के वो किस रूप में काम में आ रहा है, तो उसकी लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है या वन्य जीवन, या फिर उसका अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक है। इन सभी का निर्णय मानव की व्यक्तिगत सोच एवं उस पर्यावरण के प्रति व्यवहार पर निर्भर करता है। तो एक वन क्षेत्र है उसके प्रति अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच हो सकती है। जैसे कोई यदि आदिवासी है तो वो क्या सोचे, उसके लिए ईंधन की लकड़ी के रूप में वो वन काम आएगा, तो उसके लिए उसकी सोच वहीं तक है क्योंकि उसका अवबोध वहीं तक है। यदि कोई जो है वन्य जीव से प्रेमी है या इस प्रकार से, तो वो उसको क्या लगेगा कि वन जो है वो क्या है, वन्य जीवों के आश्रय स्थल है, तो वो उसको उसके लिए उपयोगी मान रहा है। और यदि कोई जो है पारिस्थितिक विविधता है उसके अनुसार वन क्या है, वो पारिस्थितिक संतुलन को कायम रख रहे हैं। तो अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनका जो वातावरण जिसमें वो रह रहे हैं, उनकी सोच है, उसके आधार पे उनका एक ही जो वन क्षेत्र जो है वो तो एक ही तत्व है, उसके प्रति अलग अलग सोच विकसित होती है, उसके अनुसार ही वो कार्य करते हैं। मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतःक्रियाता उससे उत्पन्न भूदृश्य में उल्लेखनीय अंतर मानवीय व्यवहार में भिन्नता के कारण भी होता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न हो सकता है। अमेरिकी व यूरोपीय देशों में जहाँ भौतिकवादी संस्कृति का साम्राज्य है, मनुष्य वृक्षों को केवल धन प्राप्ति का साधन मानता है,
तथा प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करता है। इसके विपरीत बात करें हम प्राच्य सभ्यता वाले एशियाई देशों में वनों को जीवन रक्षक माना जाता है। तो मानव और प्रकृति के मध्य जो अंतःक्रिया हो रही है उसके फलस्वरूप जो भूदृश्य हमें दिखाई दे रहा है उसमें हम देखते हैं अंतर पाया जाता है, क्षेत्र भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अमेरिकन देश है, ये यूरोपियन देश है, वहाँ पे भौतिकवादी संस्कृति है, तो उनके लिए वृक्ष क्या है, धन का आधार है कि वृक्षों को काट के उससे कागज उद्योग स्थापित किया जा सकता है, अन्य कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता है, अन्य कोई आर्थिक गतिविधि की जा सकती है। और प्राच्य देश जो हैं जिनमें भारत भी शामिल है, सनातन संस्कृति की जो बात करते हैं उनमें पेड़ों को देवता का रूप माना गया है, वनों को रक्षक के रूप में देखा जाता है, जीवन रक्षक उनको माना जाता है। तो उनका जो पेड़ों के प्रति या वन क्षेत्र के प्रति अलग व्यवहार होगा और जो अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों का व्यवहार अलग होगा। व्यवहारिक पर्यावरण मनुष्य के अनुभव से संबंधित है जो मानवीय प्रतिक्रिया को निर्धारित व्यवहार को निर्देशित करता है। इस उपागम का प्रयोग विलियम किर्क ने किया था। उनके अनुसार इसमें तर्क संगत मानव व्यापार उत्पन्न होता है जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं जो दृश्य पर्यावरण में परिवर्तित हो भी सकते हैं और नहीं भी, अर्थात मानवीय व्यवहार से अभिगृहित प्राकृतिक परिवेश से उद्भूत तथ्य दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आचार प्रक जो उपागम है मुख्य रूप से मनुष्य के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है कि मनुष्य का जो आचार विचार, उसका अवबोध, उसकी समझ, उसके चिंतन, उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर वो पर्यावरण के संदर्भ में कोई भी डिसीजन लेता है और वही डिसीजन बाद में अलग भूदृश्य के रूप में हमें दिखाई देता है। अगला जो उपागम वो है कल्याण परक उपागम। इस उपागम में मानव कल्याण की भावना को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इसमें गरीबी, भूखमरी, बीमारियों, अकाल, युद्ध, चिकित्सा आदि सभी मानवीय समस्याओं का वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा सामाजिक न्याय का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो पाता है। इस उपागम का विकास 1960 के दशक के उपरांत हुआ था। 1970 के दशक में सामाजिक समस्याओं एवं सेवाओं के प्रति प्रमुख रुचि दिखाई दी। यह उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को प्रकृति के संसाधनों पर समान स्वामित्व मिले। तो कल्याणप्रक उपागम जैसा नाम से पता चल रहा है, ये है मनुष्य के कल्याण की बात करता है, मानव कल्याण की जो भावना है इसमें केंद्रित है। जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बीमारियां, अकाल, युद्ध, ये सारी क्या मानवीय समस्याएं हैं। तो इन मानवीय समस्याओं का वातावरण के संबंध में निर्धारित करता है कि किस प्रकार इनको दूर किया जा सके और दूर करने के साथ ही सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। ये जो उपागम है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 1960-70 के दशक में इसका विकास किया गया। निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में वितरण की नीतियां बने। इस प्रकार कल्याणकारी उपागम का मुख्य बिंदु किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे है। और मानव भूगोल में कल्याणपरक जो उपागम है इसके विकास का श्रेय किसको जाता है, डेविड स्मिथ महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये उपागम मानव भूगोल का अध्ययन इस प्रकार किए जाने पर जो बल देता है कि आप जो भौगोलिक तथ्यों का या घटनाओं का परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस प्रकार करें कि वो मनुष्य की जो समस्याएं हैं, वास्तविक समस्या उसके कल्याण से संबंधित है। जैसे गरीबी की समस्या है, अकाल की समस्या है, तो जो आपका अध्ययन है उसमें उपयोगी हो। और जो वितरण की नीतियाँ जो है वो कैसी बने, ऐसी बने कि वो समान हो, सभी का प्रकृति के संसाधनों पर समान स्वामित्व हो, ताकि जो सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। और यह उपागम डेविड स्मिथ महोदय ने दिया था। तो आज हमने पढ़े मानव भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के बारे में कि किन किन तरीकों से या विधियों से मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।